हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। ये है अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें अपन देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला है इसमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसे कि अपन वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A = E - TS। ए है यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ई है यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा, टी है आपके टेम्परेचर और एस है एंट्रोपी। ठीक है, तो ये है आपके हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या फिर इसे वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे कि अपन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, यानी कि ऊष्मागतिकी विभव भी जिसे बोलते हैं, जिसे G से डिनोट करते हैं। तो G = होगा H - TS। G है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी और H है यहाँ पर एंथैल्पी माइनस TS टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन A यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन जिसे बोला जाता है। यह एक तरीके का क्या होता है, अवस्था फलन होता है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था हेतु इसे लिखेंगे तो अपन A1 और A2 से व्यक्त करेंगे। A1 है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था के लिए और A2 है अंतिम अवस्था के लिए कार्यफलन। तो A1 = E1 - TS1। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है यानी कि समतापी प्रक्रम है। तो A2 = हो जाएगा E2 - TS2। तो अगर अपन को डेल्टा A ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम और अंतिम स्थिति के अंदर अपन को कार्यफलन अगर अपन को निकालना है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी अपन को ज्ञात करनी है, तो डेल्टा A क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 - A1 को अगर अपन फॉर्मूले को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 - E1 - T को अपन कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा अपने पास, S2 - S1, यानी कि डेल्टा = डेल्टा E - T डेल्टा S। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर अपन को गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, प्रथम और अंतिम अवस्था के बीच के अंतर के लिए डेल्टा G अपन को ज्ञात करना है, जिसे कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहा जाता है या फिर ऊष्मागतिकी विभव इसे बोलेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही G1 की अलग वैल्यू रखेंगे जो कि हो जाएगी H1 TS1 और G2 के लिए अपन लिखेंगे H2 - TS2 और अपने पास लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। तो ये है आपके गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के अंदर क्या संबंध होगा, H = E + PV। ये क्या है, G की वैल्यू है। तो G = क्या हो जाएगा, E + PV - TS। तो G = E - TS + PV। तो G क्या हो जाएगा, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके, ये इक्वल होती है अगर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में अपन कार्य को जोड़ दें, यानी कि PV को जोड़ दें, तो अपने पास क्या मिलता है, अपन को मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है बॉक्स के अंदर, G = A + PV। फिर आगे देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है डेल्टा G = डेल्टा H + T। यहाँ वैसे तो डेल्टा S आना चाहिए, तो डेल्टा S की जगह यहाँ पर वैल्यू रख रखी है S है यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल्टा S है एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसकी वैल्यू रख रखी है डेल्टा G / T / डेल T और बाहर लिखा हुआ है आपके P, यानी कि यहाँ है समदाबी प्रक्रम। और अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में लिखेंगे तो डेल्टा A = डेल्टा E + T, ब्रैकेट में लिखा है डेल्टा A / डेल T और बाहर लिखा हुआ है V। तो A और G यानी कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था और स्वतः क्रिया के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि A and G एज क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, जिसको अपन क्या करेंगे, DA जो हमेशा होता है या तो बराबर होगा या फिर कम होगा 0 से। उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, और अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, ये 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इनकी वैल्यू 0 0 आती है डेल A की और डेल G की, तो क्या हो जाएंगे, 0 0 अगर आती है तो हो जाएंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर 0 से कम आती है तो ये क्या हो जाएंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस।
फिर नेक्स्ट आता है ए और जी का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो अपन को पता है कि ए क्या है यहाँ पर, गिब्स, ए है यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है E माइनस टी एस। ई अब मैंने आपको बताया था आंतरिक ऊर्जा होती है, टी हो गया आपके टेम्परेचर और एस होता है आपके एंट्रोपी। तो अगर इसका अपन सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डेल्टा टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। और डी क्यू क्या हो गया यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य, तो क्या हो गया, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। तो डी क्यू क्या हो, डी क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, डी एस। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, डी एस का मान रख देंगे, तो टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ई प्लस पी डी वी। तो ऊपर जो अपना फॉर्मूला था उसमें अगर अपन टी डी एस की वैल्यू रखेंगे यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से, तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी, ठीक है। फिर स्थिर आयतन पर डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। स्थिर आयतन पर यानी कि अगर अपन आइसोफोरिक प्रोसेस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, केवल एस डी टी वाला पद आएगा, यानी डी ए बाय डेल टी, ब्रैकेट के बाहर v लिखा है। v का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में नीचे कोई भी मार्क किया हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि ये स्थिर रहेगा, यानी ऊपर आपने लिखा हुआ है स्थिर आयतन पर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर पर नीचे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस। इसी तरीके से स्थिर ताप पर क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, टी वाला पद जो है वो 0 हो जाएगा, डी ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी डी वी, और अगर अपन पी की वैल्यू निकालते हैं तो डी वी आ जाएगा नीचे। तो डेल ए बाय डेल वी, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे अपन टी इज इक्वल टू माइनस पी। इसके बाद आता है जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। ये क्या है आपसे, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसमें अगर अपन सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो डी जी सबके साथ लगाएंगे, डी ई प्लस पी वी लिखा है तो पी डी वी भी होगा और वी डी पी भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से टी एस है तो दोनों में सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तो टी डी एस भी होगा और एस डी टी भी आएगा, ठीक है। तो इसी में समीकरण 2 से अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो डी ई इक्वल टू आता है टी डी एस माइनस पी डी वी, और डी ई की वैल्यू अगर अपन सेम रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी माइनस प्लस पी वी डी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। तो इसमें जो सेम पद हैं लेकिन अलग अलग उनके साइन है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डी जी इक्वल टू हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी के, ठीक है। फिर स्थिर दाब पर डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 0, इसलिए डेल जी बाय डेल टी, प्रेशर इसमें बराबर है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर नीचे आ जाएगा आपके P इक्वल टू माइनस ऐसा आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर समतापी प्रक्रम लेंगे तो dt यानी कि ताप में परिवर्तन जो है वो 0 होगा, ताप समान रहेगा तो T वाला पद इसमें से 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, dg इक्वल टू VdP, और अगर इसमें से अगर अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, dP जो है वो g के नीचे चलाया जाएगा। तो डेल जी बाय dP, ब्रैकेट के बाहर अपन ने T लिखा है यानी कि समतापी प्रक्रम है, आइसो थर्मल प्रोसेस है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये था अपना गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जिसमें अपन ने देखा ए क्या होता है और जी क्या होता है, किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं, और अपन ने क्या देखा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन देखे और इनके परिवर्तन देखे किसके अकॉर्डिंग, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के परिवर्तन के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स अपने ख़त्म होती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की यूनिट स्टार्ट करेंगे। हल्का सा आप रिवीजन कर लीजिए, सारे नोट्स मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ किस तरीके से अपन ने ये पूरी यूनिट पढ़ी थी।
थैंक यू।